Namaskar bachcho. Today we will discuss our chapter 13 Mahatma Gandhi and the Nationalist Movements, Civil Disobedience and Beyond. This is our 13th chapter of NCERT book, third, and the writer of this chapter is a very well-known historian, रामचंद्र गुहा. आपका ये चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे, जिसके लेखक हैं इस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा. और जैसा कि लेखक का मत है, आप इस इंट्रोडक्शन वाले पीपीटी के आप सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन. And this is also the first page of your chapter. In first page of your chapter, you can see in second paragraph. This is the same written here. Insofar as Gandhiji was the most influential and revered of all the leaders who participated in freedom struggle. लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सम्मानित हैं. इसलिए अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है. और दूसरी खास बात जो कि आप पहली लाइन में देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्र निर्माण के साथ एक व्यक्ति को जोड़कर देखा जाता है, चाहे वो भारत का राष्ट्रवाद का इतिहास हो, चाहे अमेरिका का, चाहे वो इटली का, उसमें एक व्यक्ति की भूमिका प्रमुख मानी जाती है. ये राष्ट्रवाद के इतिहास के खासियत है. और जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं या किसी भी महान नेता की बात करते हैं, तो दिस इज द व्यू ऑफ द राइटर ऑल्सो विच ही explained in second paragraph again कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उस व्यक्ति की तो भूमिका है, पर साथ में उस समय काल, उस समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें वो व्यक्ति जीता है. और अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो राइटर का कहना है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे. और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी महान है, जिस तरह से वो इतिहास को प्रभावित करता है, वैसे ही इतिहास भी उसे प्रभावित करता है. अर्थात उसके जो कार्य है, उसकी जो भूमिका है, अगर वो इतिहास का हिस्सा बनती है, अपने कार्यों की वजह से उसको इतिहास में जगह मिलती है, तो इतिहास भी उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. और इस तरह से इस चैप्टर में महात्मा गांधी की जो भूमिका है, खास करके राष्ट्रीय आंदोलन में, और वो जो टाइम फ्रेम लिया गया है इस चैप्टर का 1915 टू 1948, इस टाइम फ्रेम में गांधी जी द्वारा लीड किए गए मूवमेंट्स और गांधी जी का भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जो इंटरेक्शन रहा, जो कम्युनिकेशन रहा, जो उनकी लीडरशिप में जो आंदोलन चलाए गए, जो कार्य हुए, इन सभी का एक विश्लेषणात्मक स्टडी करेंगे. और साथ में हम गांधी जी को जानने का प्रयत्न करेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करेंगे, और उसके लिए जिन सोर्सेस का यूज किया गया है, जो कि आप अपने पाठ के सबसे लास्ट में पाएंगे कि पुलिस के जो रिकॉर्ड हैं उसके माध्यम से, गांधी जी के लेटर्स के माध्यम से, या फिर अखबार के माध्यम से, या फिर जिन लोगों ने गांधी जी की जीवनी लिखी, इन सभी स्रोतों के माध्यम से हम गांधी जी को समझने का प्रयत्न करेंगे. गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ. गांधी जी के पिताजी काठियावाड़ के दीवान थे, जिनका नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, और माताजी का नाम पुतलीबाई था. गांधी जी की जो प्रारंभिक पढ़ाई थी, स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, वो गुजरात में ही राजकोट और अहमदाबाद में हुई.
और लॉ की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से आने के बाद गांधी जी ने यहाँ पर वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और मुकदमे के सिलसिले में ही 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। जैसा कि इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले महात्मा गांधी पहले उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे और बैरिस्टर थे, वकील थे। इसके पहले जो भारतीयों का जो पहला जत्था था वो 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था और आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे वो मजदूर, कामगार लोग थे। जैसा कि बिपिन चंद्र लिखते हैं कि गोरे लोगों ने गन्ने की खेती में काम करवाने के लिए इकरारनामे के तहत भारत के मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में यहाँ से मतलब बुलाया, ले गए और उसके साथ साथ फिर पीछे से जो भारतीय व्यापारी है वो पहुंचे और बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ के मेमन मुसलमान थे वो वहाँ पहुंचे और उसमें से कुछ लोग जो कि इकरारनामे की शर्त खत्म होने के बाद वहीं पर रह गए थे। तो ये जितने भी भारतीय लोग थे वो न तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही उन्हें कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और अंग्रेजी का भी खास करके जो व्यापारी वर्ग था जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था उसे अंग्रेजी का उतना ही ज्ञान था जितने में उसका काम चल जाए। और उस वक्त चूंकि दक्षिण अफ्रीका में जो शासन था वो अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज काले लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर को लेकर के ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन दक्षिण अफ्रीका में था अंग्रेजी शासन के दौरान। भारतीय लोगों को या काले लोगों को वो सारे अधिकार नहीं प्राप्त थे जो कि अंग्रेजों के थे और धीरे धीरे भारतीयों के मन में भी ये बात घर करती जा रही थी। जैसा कि बिपिन चंद्र लिखते हैं कि उन्हें भी लग रहा था कि वो अंग्रेजों की तरह सभ्य नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गोरी रंग के नहीं है, इसलिए उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है और उन्हें ये पता भी नहीं था कि हम इसका विरोध कैसे करें। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो गांधी जी चूंकि उतने ही पढ़े लिखे हैं जितने अंग्रेज हैं, उनको अंग्रेजी भाषा भी आती है और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गांधी जी का जो वियरिंग है तो ये वियरिंग कहीं से अंग्रेजों से अलग उन्हें नहीं कर रहा है। सिर्फ एक फर्क है कि गांधी जी भारतीय हैं और हम लोग जो है कि अंग्रेजी रंगत के नहीं हैं। तो जब ये भेदभाव गांधी जी के साथ होता है तो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात होती है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे और काली रंगत के थे, जबकि उनके पास पहले दर्जे में यात्रा करने का टिकट था, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें उतारा गया। और ये इस तरह की घटना जिसकी कि इस तरह के व्यवहार का गांधी जी को बिल्कुल अनुभव नहीं था क्योंकि गांधी जी इसके पहले इंग्लैंड में रह चुके थे जहां उन्हें इस तरह के किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा और वो भारत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो घटना हुई वो गांधी जी के लिए बिल्कुल ही अमान्य थी और वो किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब वो प्रिटोरिया पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, वहां पहुंचने के बाद जो वहां के भारतीय थे उन लोगों को इकट्ठा किया और सत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सरकार को लिखा और साथ में लोगों को संगठित करना शुरू किया कि उनके साथ जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वो संघर्ष करे। और उन्होंने धरातल पर भी काम करना शुरू किया। मतलब धरातल का संदर्भ मेरा यहाँ है कि जो भारतीय लोग थे उनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया कि पहले हम अपने अंदर जो जरूरत की जो काबिलियत है वो हमारे अंदर हो, अगर हमें किसी के खिलाफ लड़ना है तो हमें उसकी भाषा का ज्ञान तो कम से कम होना ही चाहिए। और गांधी जी चूंकि साउथ अफ्रीका सिर्फ कुछ सालों के लिए गए थे जब तक उन्हें मुकदमे की पैरवी करनी थी, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए गांधी जी वहां 20 साल तक रुक गए। और इसके अलावा ऐसे बहुत से कानून थे जो कि अव्यावहारिक थे, जैसे कि जो भारतीय थे उनको अपने साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र 24 घंटे रखना होता है, या जिन मजदूरों की इकरारनामे की अवधि खत्म हो गई है अगर वो और रुकते हैं तो उन्हें 3 पाउंड का कर देना है। या एक ऐसा कानून बना जिसमें कि जो शादियां ईसाई तरीके से नहीं हुई थी उनको अमान्य कर दिया गया, ऐसे में वो बच्चे भी इलीगल हो गए। तो ये जो कानून थे, इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह था जहां पर कि भेदभाव हो रहा था, बहुत ही अव्यवहारिक थे। और गांधी जी ने नॉन वायलेंट तरीका अपनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संगठित करके भारतीयों को और ऐसे सभी लोगों को जो इस भेदभाव के शिकार थे विरोध करना शुरू किया।
और इसमें गांधी जी के इस शांतिपूर्ण आंदोलन में औरतें, मजदूर, व्यापारी वर्ग सभी लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। और इसके दौरान गांधी जी को और उनके फॉलोअर्स को जेल भी जाना पड़ा और जेल में उन सभी यातनाओं का सामना करना पड़ा जो कि एक कैदी को करना होता है। और इस बात के लिए अंग्रेजी सरकार की आलोचना शुरू हो गई। तो अब वो गतिविधियां जो कि साउथ अफ्रीका में अभी हाईलाइटेड नहीं थी कि सरकार क्या कर रही है, जनता शांत थी, अब जनता शांत नहीं थी, अब जनता विरोध कर रही थी और दुनिया के समक्ष ये चीजें सामने आ रही थी। और इस तरह से अंग्रेजी सरकार पर दबाव बन रहा था कि वो इन गैर कानूनी जो बहुत सारे नियम हैं जो कि जिनका कोई तर्क नहीं है उसको खत्म करें। और इस दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने भी साउथ अफ्रीका की यात्रा की। तो गांधी जी के द्वारा किए गए लगातार आंदोलन और इन सभी नेताओं के प्रयत्न से अंततः अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उसे इन कानूनों को खत्म करना पड़ा। और इस बात पर उसकी सहमति बनी कि वह भारतीयों के साथ या काली रंगत के जो लोग हैं उनके साथ लचीला व्यवहार होगा और सहानुभूति से पेश आएगी। और जो कर थे या फिर जो पंजीकरण प्रमाण पत्र था या फिर जो शादी को लेकर के कानून था, इन सभी कानून को खत्म किया गया। तो गांधी जी की साउथ अफ्रीका में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, आप जो है अपने इस स्लाइड की फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं, इतिहासकार चंद्रन देव ने सन की जो टिप्पणी है कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा, यानी कि साउथ अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। और साथ में वो आप अपने सेकेंड जो पैराग्राफ है इस स्लाइड के, उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि गांधी जी ने, जो कि एक वकील के रूप में साउथ अफ्रीका में गए थे, जब वो लौटे तो वो भारतीय समुदाय के एक नेता के रूप में वो वापस आए। तो यहाँ पर गांधी जी ने उस जनता का नेतृत्व किया जो कि न तो बहुत पढ़ी लिखी थी, न बहुत जागरूक थी, नहीं उसे पता था कि उसके साथ जो गलत हो रहा है उसका विरोध कैसे करे। तो एक ऐसी जनता को उन्होंने अपने साथ लिया जिसमें हर वर्ग के लोग थे, कई धर्म के और रंग के लोग थे, और उस जनता को अपने साथ ले करके उस कानून के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। ये गांधी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद जब वो भारत आते हैं तो गांधी जी का जो ये तरीका है वही तरीका गांधी जी भारत में भी शुरू करते हैं। में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, उस समय का भारत, और 1915 में जब महात्मा गांधी वापस आते हैं, उस समय का भारत में काफी परिवर्तन हम देखते हैं। अब का जो भारत है वो पहले की तुलना में ज्यादा पॉलिटिकल रूप से सक्रिय है, जागरूक है, और यह देश और देश की जनता एक बहुत बड़े संघर्ष के दौर से भी गुजर चुकी है। यहाँ पर हम कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीयों को, खासकर पढ़े लिखे भारतीयों को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ऐसा मंच मिलता है जहां से वो अपनी बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रख सकते हैं। प्रार्थना पत्र के माध्यम से या फिर रिक्वेस्ट के माध्यम से वो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं या संवैधानिक सुधारों की बात कर सकते हैं। और इस तरीके से जो विरोध है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ, जिसमें कि बहुत सारे लीडर्स का बहुत रोल होता है। दादा भाई नौरोजी, बिमल चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम जो कि इसके प्रमुख संस्थापक के रूप में सामने आते हैं। और इसी समय एक दूसरी जो बहुत बड़ी घटना है जिसका जिक्र आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के वाइसराय होते हैं इस टाइम पीरियड में, वो उनके समय में बंगाल का विभाजन किया जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन की प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा है, उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा प्रांत भी शामिल थे। और जैसा कि विपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि 7,85,00,000 की जनसंख्या उस पूरे बंगाल, जो कंबाइंड बंगाल था, यूनाइट बंगाल था, उसकी थी। तो जो गवर्नमेंट है वो ये तर्क देती है कि इतने बड़े बंगाल पर प्रशासनिक दृष्टि से शासन करना जो है मुश्किल है, इसलिए उसको बांट करके छोटा किया जाए।
लेकिन जो प्रमुख मंशा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो यूनाइटेड बंगाल को, जो एक संयुक्त बंगाल और बंगाल के लोग थे, उनको वो अलग करना चाह रहे थे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। और इस तरीके से जो ईस्टर्न रीजन था जहाँ के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, और जो वेस्टर्न रीजन था जहाँ करके हिंदी जो बहुल लोग थे, उस आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। और गृह सचिव जो थे उस समय के तत्कालीन, उनकी बातों से इस बात का समर्थन मिलता है अंग्रेजों की मंशा का, जब वो कहते हैं कि जो अविभाजित बंगाल है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और विभाजित होने से वह कमजोर हो जाएगा। साथ में 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया भाषण भी है, जिसमें वो मुसलमान जो बंगाल के, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो कि मुसलमानों को सुल्तानों के टाइम में या फिर सूबेदारों के टाइम में भी नसीब नहीं हुआ था। तो इस तरह के भाषण के द्वारा, इस तरह की बातों के द्वारा, वास्तव में जो अंग्रेजी शासन था उसका उद्देश्य था कि भारत में धर्म के आधार पर जनता के बीच में अलगाव पैदा करना, फूट पैदा करना, जिससे उन्हें शासन करने में सहूलियत हो। लॉर्ड कर्जन के इस प्रस्ताव का बंगाल में विरोध किया गया पूरी जनता के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेताओं के द्वारा। और इसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बहिष्कार का मतलब है बाइकॉट, यानी कि जो चीजें अपने देश की हैं, अपने देश में बनी हैं, उनका उपयोग करना, और हर विदेशी सामान का, चाहे वो सामान हो, वस्तु हो, नौकरी हो, या फिर कोई भी गतिविधि हो, उसका विरोध करना, बहिष्कार करना। इन सारे विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, और 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस दिन को एक शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया, और उस दिन कई घरों में खाना नहीं बना, लोगों ने जो है उपवास रखा, जगह जगह हड़तालें की गई, लोग सड़कों पर आए, वंदे मातरम का गीत गाया, लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और इस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया। और यह आंदोलन बहुत तेजी से फैला, और इसको सब जनता के लगभग सभी वर्ग का इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला, और जिसका जो नेतृत्व था वो कांग्रेस के नेताओं ने किया। लेकिन इसमें बिपिन चंद्र अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में एक बात का और जिक्र करते हैं कि इस आंदोलन में मुसलमान जो वर्ग था उसका भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन बहुसंख्या में नहीं था। कुछ जो मुसलमान थे वो इसको समर्थन नहीं दे रहे थे, और जिसका प्रमुख कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा फैलाया गया सांप्रदायिकता का जहर, जिसमें विशेषकर वो खितिहर मुसलमानों की बात करते हैं। और इसी टाइम पीरियड में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। तो ये बहुत सारा दौर है जिससे कि इस वक्त भारत गुजर रहा होता है। और एक दूसरी प्रमुख घटना हम पाते हैं 1907 में, जबकि खुद कांग्रेस के अंदर हमको जो है विचारधारात्मक रूप से मतभेद होने के कारण कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस में फूट पैदा होती है। क्योंकि जो कांग्रेस के नेता है, सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ही है। अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं, जो नियम है जो कि भारतीयों के हित में नहीं है, उनका विरोध करना है। लेकिन उसका तरीका क्या हो, उसमें हम डिफरेंट विचारधारा को पाते हैं। तो एक जो विचारधारा के लोग हैं जिनको कि मॉडरेट कहा गया, जो कि शुरू से 1885 से कांग्रेस का काम करने का तरीका था कि रिक्वेस्ट के द्वारा, संवैधानिक सुधारों के द्वारा उन बातों का विरोध करना और अपनी बात को मनवाना जो कि भारत के हित में है, और जो हित में नहीं है उसका विरोध करना। और उनको ये भरोसा था कि अंग्रेजी सरकार उनकी बात को सुनेगी। और इसके पीछे एक और कारण था, जो मॉडरेट लीडर हैं जिनको उदारवादी कहा गया, जिसके प्रमुख जो है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं या दादा भाई नेहरू हैं। तो उनका मानना था कि जो सत्ता है वो ताकतवर है, तो ऐसी स्थिति में एकदम से सत्ता के खिलाफ लड़ने से ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का ही अंत हो जाए, तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए बेटर है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। जबकि जो दूसरा समूह था जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता कर रहे थे, इनका मानना था कि इस तरह के अनुनय विनय से ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और
इन लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी परिणाम क्या था? परिणाम था बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश सरकार को जो करना है वो कर रही है, तो बेटर तरीका ये है कि हम उसका उग्र तरीके से विरोध करें। तो ऐसे लीडर्स को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया या गरम दल कहा गया। और जैसा कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की किताब में जो उनका तरीका है वो जैसा कि जिक्र किया गया है, लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, मतलब लड़ाकू विरोध। तो इस विचारधारात्मक जो वो है, फर्क है, इस फर्क के आधार पर, और अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के भी उदारवादी और जो दूसरा समूह था जिसको कि उग्रवादी समूह भी कहा जा रहा है, उसमें हमें फर्क नजर आता है। जो उदारवाद था, जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनका कहना था कि जो बाइकॉट आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन है, उसका जो मेन सेंटर है वो बंगाल है, तो वो वहीं तक सीमित रहे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका मानना था कि चूंकि हमें स्वराज चाहिए, उससे ज्यादा और कम कुछ भी नहीं। और बाल गंगाधर तिलक का ये नारा भी था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो वो इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। तो चूंकि एक मत न होने के कारण 1907 में कांग्रेस दो धाराओं में बट गया। और इस तरह से धीरे धीरे 1907 के बाद हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी ऊर्जा कम होती गई और धीरे धीरे ये खत्म हो गई। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाला गया, कुछ निर्वासित हुए, खुद बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई। तो इस स्वदेशी आंदोलन लगभग खत्म प्राय हो गया और 1911 में 1911 में जो है पुनः बंगाल को यूनाइट कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। लाल बाल पाल के नाम से मशहूर तीनों नेताओं को हम यहाँ एक साथ देख सकते हैं। लाला लाजपत राय, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो कि बीच में है, और दूसरी तरफ बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही नेता देश के 3 अलग अलग जगहों से थे। जहां लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। इन तीनों नेताओं की एकता, इन तीनों नेताओं का गठजोड़ राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत थी। और ये गठजोड़ वास्तव में जो देश के लिए संघर्ष था, उसके अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था। वहीं गोखले जो कि मॉडरेट लीडर थे, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर, राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को सलाह दी कि आप 1 साल तक पहले इस देश की यात्रा करिए, इस भूमि को, इस देश को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए और 1893 में जब महात्मा गांधी यहाँ से गए थे, उस बीच में इस देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी और बहुत से परिवर्तन आ चुके थे। तो ये बेहतर था कि कुछ कार्य शुरू करने से पहले हम इस देश को जाने। और गांधी जी इस तरह से जो पहला पब्लिक अपीयरेंस है, जो कि 1915 में वो आते हैं, तो 1915 से 1916 के बीच हम गांधी जी का कोई ऐसा मेजर पब्लिक अपीयरेंस नहीं पाते हैं। उनका बीएचयू की स्थापना दिवस के समारोह में हम गांधी जी की पहली जो है सार्वजनिक उपस्थिति देखते हैं। वास्तव में जो बीएचयू की स्थापना थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से हुई थी, जिसमें एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल था। साथ में बहुत सारे लोगों ने अनुदान दिए, सहायता की, जिसमें काशी नरेश, दरभंगा के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और स्टिल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी अनुमति दी, सहमति दी। और इस स्थापना दिवस समारोह में इन सभी लोगों को बुलाया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया और उसमें एक महात्मा गांधी भी थे जिनको कि आमंत्रित किया गया था। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में लेखक लिखते हैं कि इन सभी चिरपरिचित चेहरों में जो सबसे अपरिचित चेहरा था वो महात्मा गांधी का था। 4 फरवरी को जब महात्मा गांधी की बोलने की बारी आई,
तो महात्मा गांधी ने जिन बातों को कहा वो बातें वास्तव में ऐतिहासिक हो गईं, और वो बातें ही हैं जो महात्मा गांधी को अन्य नेताओं से, अन्य लोगों से अलग करती हैं। महात्मा गांधी ने कई मुद्दों पर बोला, लैंग्वेज पे बात की, उन्होंने भाषा पर कहा कि मैं विवश हूं यहाँ पर एक ऐसी भाषा में स्पीच देने के लिए जो मेरी भाषा नहीं है। उन्होंने मातृभाषा की हिमायत की, हिंदी की हिमायत की, और उन्होंने कहा कि जब तक कोई बात, कोई भाषण हमारे दिल को टच नहीं करता है, हमारे अंदर तक नहीं पहुंचता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। साथ में इसके पहले गांधी जी ने, चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को के दर्शन के लिए भी गए थे, तो गांधी जी बड़ा मतलब दुखित मन से ये बात कहते हैं कि क्या हम साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, या हम उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि अंग्रेज जब यहाँ से चले जाएं या हम उनको जाने के लिए मजबूर कर दें, तब हम अपने मंदिरों को, अपने शहर को साफ सुथरा रखें। तो गांधी जी सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, बल्कि गांधी जी कार्य को व्यवहार में लाने की भी बात करते हैं। गांधी जी अराजकता का विरोध करते हैं। जिस तरह से लॉर्ड हार्डिंग के आने की वजह से ये पूरा बनारस जो है, एक तरह से हम कहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी कि कहीं किसी तरीके की ऐसी दुर्घटना ना हो जो कि ठीक ना हो। तो गांधी जी उसका भी विरोध करते हैं कि किसी तरह का बम ब्लास्ट या किसी तरह की हत्या, हमारा देश ये देश नहीं है, और अगर हम सोचते हैं कि हम इस तरह से आजादी लेंगे तो ये सही तरीका नहीं है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो कि गांधी जी इस भाषण में कहते हैं, बीएचयू की स्थापना दिवस समारोह को गांधी जी एक शानदार शो कहते हैं। कहते हैं निश्चय ही यह गॉर्जियस शो है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ वो भारतीय हैं जो कि धनी हैं, जो कि गहनों से लदे हुए हैं, राजे रजवाड़े हैं, और दूसरी तरफ वो भारतीय हैं जो कि यहाँ उपस्थित ही नहीं है। इस देश की लाखों गरीब जनता है। एक भद्रजन है और दूसरा हमारी देश की गरीब जनता है। और गांधी जी कहते हैं इस देश की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम इस धन को, इस अलंकरण को हम अपने हमवतनों की भलाई में नहीं लगा देते हैं। जब तक ये गैप नहीं भरता है गरीबी और अमीरी का, तब तक हमारे लिए किसी भी तरह के स्वशासन की जो बात है उसका कोई अर्थ नहीं होता। बात जो कि गांधी जी कहते हैं, अवर सल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर। जो हमारी मुक्ति है वो केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न डॉक्टर से, न लॉयर से, न तो जमींदारों से। और गांधी जी कहते हैं कि जब भी कोई महल बनता है, he's saying कि whenever I hear of a great palace rising in any great city of India, be it in British India or be it in India which is ruled by our great chief, I become jealous at once and say, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया का इलाका हो, चाहे वो भारतीय रजवाड़ों का इलाका हो, जब भी कोई महल बनता है, कोई भव्य काम होता है, तो उनके जहन में क्या आता है कि ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा उन किसानों से आया जो कि हमारे देश की 75% जनसंख्या का हिस्सा है। और जब तक हम उनका लाभ, उनके श्रम का लाभ, जब तक हम उनका हक छीनते रहेंगे, हम लें या फिर ब्रिटिशर्स लें, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। इस देश की जो आजादी की हम बात कर रहे हैं वो बेकार है। तो ये वो जगह बीएचयू की स्थापना दिवस समारोह जहां मनाया जा रहा है, जहां की एक बहुत बड़े काम की परिणति हुई है और लोग एक दूसरे को बधाई संदेश दे रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन सभी बातों से परे एक ऐसी बात कर रहा है, एक ऐसी जनता को मुखातिब कर रहा है जो वहां पर उपस्थित भी नहीं है, और वो उसे इस धारा में जोड़ने की बात कर रहा है, सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो महात्मा गांधी की यही वो बातें हैं जो उनको अन्य नेताओं से अलग करती हैं और साथ में उनको आम जनता से जोड़ती हैं। और बीएचयू का ये मंच वो है जहां से गांधी जी खुद को अभिव्यक्त करते हैं, उस जनता से बात करते हैं और उसको इस स्वतंत्रता आंदोलन की, इस स्वराज की धारा में जोड़ना चाहते हैं जो अब तक इसका हिस्सा नहीं थी। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये वीडियो लेसन देखने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन क्या था?
या महात्मा गांधी ने बीएचयू में जो स्पीच दी उसकी खास बातें क्या थी, लाल बाल पाल के नाम से कौन मशहूर थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो इस तरह के और भी कई सारे प्रश्न आप इस वीडियो को देखने के बाद तैयार कर सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में उसके उत्तर को लिख सकते हैं। इस प्रकार यह वीडियो लेसन यहाँ खत्म होता है, पार्ट 1, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अगला वीडियो लेसन पार्ट 2 देखें। थैंक यू सो मच।